दोस्तों नमस्कार। भारत में G20 सम्मेलन की समाप्ति हो गई है और इस सम्मेलन में बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो हमारे और आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करेंगे। उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय है, वो है करप्शन के अगेंस्ट किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, जैसे पता है कि जब भी डेवलपमेंट की बात होती है, कोई और बात होती है, तो करप्शन का मुद्दा हमेशा गरमाता है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हमेशा डेवलपमेंट को और आम आदमी को हमेशा तंग करती हैं, परेशान करती हैं। और एक सबसे बड़ा कारण है करप्शन, जिसके कारण समाज में विकास नहीं हो पाता, सही लोगों को उनका हक नहीं मिल पाता। इस मुद्दे पे G20 के डिक्लेरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। अगर हम डिक्लेरेशन देखें, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है G20 का, उसका अगर पैरा 22 देखें, उसमें यह कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। अब यह बहुत बड़ी बात है कि जीरो टॉलरेंस अचीव कैसे होगा। इसके लिए जो पूरे G20 के सम्मेलन से पहले जितनी मीटिंगें हुई, उनमें जिन महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा हुई और क्या क्या डिसीजन हुए, आज इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में हिंदुस्तान में कानून बदल सकते हैं, काम करने की शैली बदल सकती है और हो सकता है कि ईडी या सीबीआई जैसी संस्थाओं को और सशक्त बनाया जाए। किन बातों पर चर्चा हुई, उसकी बात आगे करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, G20 में जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप था, एक था G20 एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। इसकी मीटिंग, डिटेल्ड मीटिंग 12 अगस्त 2023 को कलकत्ता में ऑर्गेनाइज की गई थी और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट आधार ये था कि G20 की जब हम बात कर रहे हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो उसमें करप्शन कैसे समाप्त हो और किस तरह से एक इंटरनेशनल एंटी करप्शन आर्किटेक्ट बनाया जाए ताकि करप्शन पे लगाम लगे, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा हुई। 2020 में सऊदी अरेबिया में एक ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम था ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज नेटवर्क। इसका पर्पज ये था कि जितनी भी दुनिया में एंटी करप्शन बॉडीज हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का समन्वय करें और अगर कहीं पे करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही है, अगर ब्लैक मनी का ट्रांसफर हो रहा है, होर्डिंग हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पूरी दुनिया की अथॉरिटीज मिलके उस पर काम करें। इसके तहत यूएन के अंदर भी एक डिस्कशन हुआ और इसमें रीजनल और इंटरनेशनल चैनल्स को एक्टिवेट करने की बात कही गई और इसमें दुनिया में जो 10 बड़ी संस्थाएं हैं जो करप्शन के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बनाई गई हैं, जिसमें G20 का एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, उसके साथ साथ यूएन का जो एंटी करप्शन डिवीजन है वो, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, OECD, FATF, IMF, इग्मोर और इंटरपोल जैसी संस्थाओं को यह कहा गया कि आप सब मिलके काम करें। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे था, लेकिन इस सब के पीछे जिस मैंडेट को फोकस किया गया दोस्तों, 2022 से 24 तक एक एंटी करप्शन एक्शन प्लान बनाया गया है जिसमें जो फोकस है वो है एंटी करप्शन प्रायोरिटीज। जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन लॉ है उसमें किस तरह से हम एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हर देश के कानून अलग होते हैं। तो अब ये कहा गया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऐसे कैसे कानून बनाएं, देशों में ऐसे कैसे कानून बनाएं कि जिससे वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, समर्थन करें और करप्ट प्रैक्टिसेस को कंट्रोल में लाया जा सके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लॉ है उनमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे फोकस होना चाहिए, एसेट रिकवरी पे फोकस होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने भारत में करप्शन करके विदेश में जायदाद खरीद ली, अब उस जायदाद को अटैच करके वहां पे उसको कैसे ऑक्शन करके रिकवरी की जाए, इसके लिए भी प्रावधान बनाने का सुझाव दिया गया है। बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रांसपेरेंसी, अब जहां पे भी एसेट खरीदे जाते हैं विदेशी लोगों के द्वारा,
अब ये कहा गया है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी आए कि अगर मान लीजिए कोई इंडिया से जाके दुबई में या यूरोप में एसेट खरीदता है, तो ये ट्रांसपेरेंटली आना चाहिए भारत सरकार के पास कि भारत के किस नागरिक ने कहां पे कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी, ताकि ये पता लगे कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से है या नॉर्मल प्राइवेट एसेट है या एक बिजनेस एक्विजिशन है। पब्लिक पार्टिसिपेशन और एंटी करप्शन एजुकेशन पे जोर दिया जाए ताकि लोग इसमें शामिल हों। साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको भी जोड़ा जाए। साथ ही इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि जो करप्शन है वो बाकी क्राइम्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है, बाकी क्राइम्स की बात आती है, स्मगलिंग की बात आती है, तो जब तक हम करप्शन पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो इलिसिट, जो अनधिकृत फाइनेंशियल फ्लो है, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। चाहे वो ड्रग का पैसा है, माफिया का पैसा है, या ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं, या टैक्स एवेजन है, हम इन पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ 4-5 जो बड़े मुद्दों पे फोकस किया गया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला मुद्दा है कि G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन स्ट्रेंथनिंग लॉ एनफोर्समेंट रिलेटेड टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग फॉर कम्बेटिंग कोऑपरेशन। कहने का मतलब यह है कि हर देश एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेगा ताकि कहीं पे भी करप्शन हो, मनी लॉन्ड्रिंग की बातें हो, तो तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। और उसी तरह से जो डोमेस्टिक लॉ है, मान लीजिए किसी देश में कानून है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, तो हर मेंबर कंट्री को यह कहा गया है कि अपने अपने देश के कानूनों में सुधार करिए ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करने में सुविधा हो और जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो सके। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एसेट रिकवरी मैकेनिज्म फॉर कम्बेटिंग करप्शन। इसमें इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत सारे देशों में अगर आज हम किसी की प्रॉपर्टी अटैच करना चाहते हैं तो वहां के कानून उसकी आज़ादी नहीं देते या इजाज़त नहीं देते, और अगर देते भी हैं तो बहुत लंबा टाइम लगता है। उनमें सुधार करने के लिए भी कहा गया है कि जो डोमेस्टिक अथॉरिटीज़ हैं वो अपने कानूनों में सुधार करेंगी ताकि जो करप्शन से कोई एसेट एक्वायर किया गया है उसका टाइमली पता लग सके, उसको ट्रेस किया जा सके और उसको कानून के हिसाब से जो भी ज़रूरत हो उसको रिकवरी की जाए। उस एसेट को बेच के उसके लिए कानून बनाए जाएं, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा किया जाए। और नॉन कन्विक्शन बेस्ड कन्फिकेशन, मान लीजिए कि अगर कन्विक्ट नहीं भी हुआ है लेकिन वो करप्ट है, अगर वो एविडेंस मिल जाते हैं तब भी उस पर कार्रवाई हो। ऐसा नहीं हो कि केस कई साल तक चलते रहें और वो प्रॉपर्टी अभी भी लोगों के पास रहे। तो इस पे एक काम करने की जरूरत बताई गई है। एक और जो कदम उठाने की बात कही गई है वो है हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन प्रमोटिंग इंटीग्रिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक बॉडीज एंड अथॉरिटीज। तो जो लोकल बॉडीज हैं, जो कानून है, जो सिस्टम्स हैं, जैसे हिंदुस्तान में ईडी है, सीबीआई है, अगर मान लीजिए कोई विदेशी संस्था उनकी हेल्प लेना चाहती है तो इनको हेल्प करने की आज़ादी हो। अगर इसमें कानून की सुधार की ज़रूरत हो तो वो भी करना चाहिए। और इसी तरह से बाकी संस्थाएं, अगर भारत की संस्था सीबीआई या ईडी जो हम कहते हैं ब्लैक मनी दुबई में पड़ा है या सिंगापुर में पड़ा है या किसी और टैक्स हेवन में है या स्विट्ज़रलैंड में है, अब ये कैसे रिकवर किया जाए, इसमें ऐसे कैसे कानून हो ताकि इस पर तुरंत और जल्दी कार्रवाई हो सके, उसके लिए भी कानून बनाने की ज़रूरत है। तो ये इसके लिए एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन बने ताकि तुरंत कार्रवाई हो और एसेट रिकवरी की जा सके। ये सिर्फ करने की बात नहीं है, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो G20 का एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है ये एक अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट भी जारी करेगा कि किस किस देश ने किस किस के साथ क्या क्या सहयोग किया। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए भारत ने रिक्वेस्ट भेजी है यूके को कि ये एक एसेट है आपके यहाँ पे और इस पे हमें सपोर्ट चाहिए, और यूके उस रिक्वेस्ट को लेके बैठा है ये कह के कि हमारे कानून इजाज़त नहीं देते और कई साल लग जाते हैं। इसको रोकने के लिए कहा गया है कि आप इस तरह की रिकमेंडेशंस को आइडेंटिफाई करिए और अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट में बताइए कि आपने कोऑपरेशन के लिए क्या क्या कदम उठाए। अलग अलग देशों का अलग अलग अनुभव रहा है करप्शन को कंट्रोल करने के लिए,
तो एक प्रावधान ये भी किया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कंपेडियम बनाया जाएगा, मतलब कि हर देश में जो वहाँ का अनुभव रहा है और उस बेस पे जो वहाँ की गुड प्रैक्टिसेस रही हैं करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसको कंपाइल करके एक गाइड बुक या एक कंपेडियम बनाया जाएगा, ताकि बाकी देश उससे सीख सकें और अपने अपने यहाँ पे एंटी करप्शन मुहिम को मजबूत कर सकें, सूटेबल कानून बना सकें, सूटेबल प्रावधान बना सकें, सूटेबल पनिशमेंट प्रोविजनिंग कर सकें। इन सब को, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस शेयरिंग, किस चैलेंज में किस तरह से कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस काम आएगी, और एक दूसरे को सपोर्ट करें, जिससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़े, ताकि करप्शन को हम कंट्रोल कर सकें। इसीलिए ये भी कहा गया है कि जो पेपर वर्क है, जो सरकारी सिस्टम है, उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। ई गवर्नेंस और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, मतलब आईसीटी को लेके ये कहा गया है कि जहां तक हो सके ई गवर्नेंस पे फोकस किया जाए। सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम काटने पड़े, बाबुओं के चक्कर कम काटने पड़े, इंस्पेक्टर राज में कमी हो। जहां तक हो सके आप ऑनलाइन ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारों को चलाने की कोशिश करें, ताकि करप्शन के मुद्दे की शुरुआत ही कम से कम हो। एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, उसमें यह कहा गया है कि रोल ऑफ विमेन, जहां तक हो सके एक रिसर्च एविडेंस बेस्ड, कहीं ना कहीं ये लगता है सरकारों को कि जहां पे महिलाएं एम्प्लॉयड होती हैं वहां पे शायद करप्शन कम होता है। तो जेंडर डायमेंशन को भी करप्शन कंट्रोल करने में एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत बताई गई कि जहां तक हो सके सेंसिटिव मुद्दों पे महिलाओं का पोस्टिंग की जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस ये कहता है बहुत सारे कंट्रीज का कि जहां पे महिलाएं हैं वहां पे करप्शन को कंट्रोल करना आसान है। अगर कोई अधिकारी महिला है या कोई की पोजीशंस पे महिला बैठी है, तो उम्मीद ये है कि वहां पे शायद करप्शन कम हो। तो इस पे एक ध्यान दे के एक कलेक्टिव इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत बताई गई है। तो दोस्तों, ये कुछ मुद्दे थे जिनको लेके हम ये कह सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं G20 को, कि G20 का योगदान आम आदमी की ज़िंदगी में क्या है, जब हम पीपल्स G20 मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो एक मुद्दा जो आम आदमी को सबसे ज़्यादा सताता है वो है करप्शन। और जो मैंने आपको बताया कि करप्शन को लेके बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात की गई है, तो ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारत में और दुनिया के दूसरे देशों में कानून भी बदल सकते हैं, कोऑपरेशन भी बदल सकता है, जो एग्जिस्टिंग एंटी करप्शन कानून है उनमें बदलाव आ सकता है, और जो अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि करीब 70 से ज़्यादा भगोड़े इस देश का पैसा लेके भाग गए और अभी तक सिर्फ 2 ही लोगों को हम वापस ले आ पाए, शायद G20 का अगर ये घोषणा पत्र अगर सारे देश सहयोग करते हैं, तो हमें शायद ऐसे भगोड़ों को वापस लाने में और उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त करके वसूली करने में सुविधा होगी, आसानी होगी। और अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया इस बात से सहमत है कि इस पे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास होना चाहिए और कोऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि करप्शन हर देश को परेशान कर रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस इनिशिएटिव पे, इस G20 के इनिशिएटिव पे? क्या अंतर्राष्ट्रीय जो संगोष्ठी है या जो एक अथॉरिटी बनाने की बात है, कोऑपरेशन की बात है, क्या इससे भारत में करप्शन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी या करप्शन बदस्तूर जारी रहेगा? आपका क्या कहना है? किन कारणों से भारत में करप्शन ज़्यादा है? कोई सुझाव अगर आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि G20 देशों में आने वाले दिनों में जब इस पे और चर्चा होगी, तो हो सकता है कि आपके सुझाव अगर आप उनको भेजें या कमेंट बॉक्स में लिखें, हो सकता है कि कुछ लोग पढ़ें और वो बात वहाँ तक पहुँचे जो डिसीजन मेकर्स के काम की हो। करप्शन कंट्रोल करने में आम आदमी की भागीदारी को बढ़ाने का भी G20 में प्रयास किया गया है। आप और हम उसमें सहयोग कर सकते हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों इस पूरे प्रयास पे? अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और महत्वपूर्ण मुद्दे जो G20 में हुए आम आदमी की ज़िंदगी से संबंधित, उनकी डिटेल विवेचना मैं आपके साथ करूँगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।